पहले तो दिल में बस गया ईमान की तरह, अब बात भी करता है तो एहसान की तरह। असल में हिंदी या हिंदुस्तानी की बहुत सारी धाराएं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर भी चलती होंगी, मेरे अंदर भी चलती रहती हैं। कभी वो क्षेत्रीयता आ जाती है, कभी वो हिंदी आ जाती है, कभी थोड़ा थोड़ा उर्दू जोर मारने लग जाता है। हम गज़लें लिखते थे और दुनिया भर के जितने गज़ल सराह होते थे उनको पेंटते रहते थे, साथ में टिकट लगा लिफाफा। दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप पता नहीं क्या मुझसे उम्मीद करते होगे, पर मेरा पूरा यकीन है मैं आपको ना उम्मीद कर दूंगा, मायूस कर दूंगा, ये मेरा दावा है। कविताओं की बात या गाने सुने हैं इन्होंने, आपने भी और मैंने भी लिख दिए जैसे तैसे। कविताओं की नज़मों की बात कैसे सुनाऊं, बड़ा अच्छा सा माहौल बना हुआ था गाने का। कहाँ से शुरू करूं, किस तरह की कविता सुना दूं? जो आपका दिल करे। लल्लन टॉप में जिसका जो दिल करता है। ये जो हमारे साथ लड़के लड़कियां काम करते हैं, जी, कई बार मैं माथा पकड़ के बैठ जाता हूँ कि ये कहाँ से ये जोकरों का झुंड हमारा बन गया है। कुछ भी लिख देते हैं, फिर जिरह करते हैं उस पर, नहीं नहीं ये ऐसे ही जाएगा। तो बहुत खुला खेल फर्रुखाबादी है। ओके। नज़म सुना देता हूँ। पता नहीं जो जो याद आएगा तो बीच बीच में मैं सुनाता जाऊंगा। कोई ऐसा तय नहीं करते हैं जैसा कि तय हुआ था कि हम तय नहीं करेंगे, है ना। शुरू करता हूँ एक मक्ते के साथ, एक दो तीन शेर अगर इजाज़त हो। पहले तो दिल में बस गया ईमान की तरह, पहले तो दिल में बस गया ईमान की तरह, अब बात भी करता है तो एहसान की तरह। पहले तो दिल में बस गया ईमान की तरह, अब बात भी करता है तो एहसान की तरह। आंखों में कई गजलें हैं, होठों पे कई गीत, ये कौन है जो है मेरे दीवान की तरह? ये कौन है जो है मेरे दीवान की तरह? मैं जिसको मानता हूं कई साल से खुदा, मैं जिसको मानता हूं कई साल से खुदा, रुसवाई से डरता है वो इंसान की तरह। तो ऐसा ही कुछ मैं लिखता हूँ यार। और जैसा कि मैंने जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को बिल्कुल मायूस करूंगा, वैसा मैं अपने अल्फाज पे खरा उतरने की कोशिश भी करूंगा। एक कभी कभी बीच में, असल में हिंदी या हिंदुस्तानी की बहुत सारी धाराएं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर भी चलती होंगी, मेरे अंदर भी चलती रहती हैं। कभी वो क्षेत्रीयता आ जाती है, कभी वो हिंदी आ जाती है, कभी थोड़ा थोड़ा उर्दू जोर मारने लग जाता है। धूप का एक टुकड़ा रहता है इन पलकों की छाँव में, धूप का एक टुकड़ा रहता है इन पलकों की छाँव में, अच्छा खासा शहर बसा है एक छोटे से गांव में। क्या बात। हेलो हेलो अच्छा खासा हेलो शहर हेलो बसा है एक हेलो हेलो। छोटे से गांव में। शौक से तोड़ो मेरे सपने लेकिन इतना ध्यान रहे, शौक से तोड़ो मेरे सपने लेकिन इतना ध्यान रहे, कोई सपना चुभ ना जाए मेहंदी वाले पाँव में। वाह। कोई सपना चुभ ना जाए मेहंदी वाले पाँव में। ये भी देख लीजिएगा, अब पता नहीं कहाँ पहुंचेगा कि मिलने वो आता रहा, रोजे हशर टलता रहा। मिलने वो आता रहा, रोजे हशर टलता रहा, आग के आगोश में आंसू कोई पलता रहा। क्या बात। ओहो क्या बात। ओहो। मिलने वो आता रहा, रोजे हशर टलता रहा, आग के आगोश में आंसू कोई पलता रहा। धूप थी वो, उसको भी था साथ मेरे सिमटना, धूप थी वो, उसको भी था साथ मेरे सिमटना, वो भी मध्यम हो गई कुछ, मैं भी कुछ ढलता रहा। क्या बात। अरे, अरे, ओहो।
थोड़ा थोड़ा बदलता हूँ, थोड़ा लहजा बदलता हूँ। हाँ, 65 की लड़ाई दो देशों का पहला मासिक धर्म था। पैंसठ की लड़ाई दो देशों का पहला मासिक धर्म था। हम संभाल नहीं पाए अपनी जवान बेटियों को। क्या बात है। अच्छा, ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। नहीं, अभी अभी सिर्फ जवान बेटी वाली लाइन चलेगी। हेलो, हाँ। ओके, चलिए ये भी ठीक है। कुछ चीजें हौसले के लिए भी जरूरी होती हैं ऐसा। अच्छा, खैर मैं ये कह रहा था कि 65 की लड़ाई जाने दीजिए। माए बेरियां जंगल की, माए बेरियां जंगल की, हर एक जंगल कहाँ जानता है बेरियों के महत्व को। वाह वाह। माए बेरियां जंगल की, हर एक जंगल कहाँ जानता है बेरियों के महत्व को। बेरियां होना चाहती हैं गांव की पगडंडियों की, तने पर पटके जाएं बस्ते तख्तियां, उछले छोटे छोटे पत्थर, मई और जून की टिकी दोपहर में बेरियां देंगी बेर समृतियों के ढेर। पत्नियां बेरियां पिछवाड़े की, पत्नियां बेरियां पिछवाड़े की, घर के मालिकों का जितना हक होता है बेरियों पर, उतना हक कभी नहीं समझती अपना घर पर। फिर भी फैलाती हैं जड़ें घर की नींव तक, कभी कभी हवा के झोंके से गिराती हैं बेर। सभी घर वालों को कहां पसंद आते हैं पिछवाड़े की बेरी के बेर। बहने बेरियां आंगन की, बहने बेरियां आंगन की, आसपास बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बेरियों के चारों ओर चाहिए बाड़। बेरियां जब हो जाती हैं दीवारों से ऊंची तो झुक जाती हैं किसी दूसरे आंगन में। बेर भी हो जाते हैं उसी आंगन के, तना भी हो जाता है, जड़ें रह जाती हैं केवल इस आंगन की। बेरियों में बेर भी होते हैं, कांटे भी। बेरियां बेर देती हैं अक्सर, कांटे रखती हैं अपने पास। बेरियां पीपल नहीं होती, बेरियां बेरियां होती हैं। बेरियां पीपल नहीं होती, बेरियां बेरियां होती हैं। बेरियां पूजा नहीं मांगती, बेरियां प्रेम मांगती हैं, और बेरियां देती हैं बेर। अरे मुझको महसूस हो रहा है दोस्त, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे हर एक अंदाज से, तुम्हारी खामोशी की आवाज़ से, तुम्हारे मिलने के तरीके से, बात करने के सलीके से, यूं तकल्लुफ़ सा दिखाने से, हल्के से गुनगुनाने से, जैसे आज तो कुछ मुझसे खफा है शायद। मुझको महसूस हो रहा है दोस्त, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे हर एक अंदाज से, तुम्हारी खामोशी की आवाज़ से, तुम्हारे मिलने के तरीके से, बात करने के सलीके से, यूं तकल्लुफ़ से दिखाने से, हल्के से गुनगुनाने से, जैसे आज तो कुछ मुझसे खफा है शायद। तुझे कसम है मेरे अश्कों की, तुझे कसम है मेरी आहों की, कसम है मायूस होंठों की, कसम है पूर्णम निगाहों की। खुदा के लिए दूर मत होना, हुस्न पे मगरूर मत होना, लाजवाब हो है खबर लेकिन आम इंसान से हूर मत होना। तुझे कसम है मेरे अश्कों की, तुझे कसम है मेरी आहों की, कसम है मायूस होंठों की, कसम है पूर्णम निगाहों की। खुदा के लिए दूर मत होना, हुस्न पे मगरूर मत होना, लाजवाब हो है खबर लेकिन आम इंसान से हूर मत होना। तुमने जब भी मुझे सताया है, जब कभी भी रुलाया है, तुमने जब भी मुझे सताया है, जब कभी भी रुलाया है, चाहत के हर इम्तिहान में मेरे इश्क को बेदाग पाया है। क्या बात है, वाह वाह। तुम खुद को हूर कहो तो कहो, तुम खुद को हूर कहो तो कहो, मैं तुम्हें हूर नहीं कह सकता। तुम खुद को हूर कहो तो कहो, मैं तुम्हें हूर नहीं कह सकता। तुम मुझसे दूर रहो तो रहो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। हूर ख्वाहिश है, बस एक ख्याल है, उसके पास कहां गुस्सा और मलाल है।
हूर ख्वाहिश बस एक ख्याल है, उसके पास कहाँ गुस्सा और मलाल है। हूरें सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, उसके पास कहाँ तेरे जैसी आंखें हैं। हूर अपनों को भूलना क्या जाने, तेरी तरह रूठना क्या जाने। एक तसव्वुर है हूर, अब तो मानोगी, तुम हकीकत हो खुद को जानोगी। मैं हकीकत से दूर नहीं रह सकता, बस तभी तुम्हें हूर नहीं कह सकता। लीजिए, फिर आऊंगा थोड़ी देर के बाद। देखिए कितनी तो फरमाइशें हैं। ओहो, कौन से वाली कह रहे हैं? बेरियां सुना चुका हूं मैं, बेरियां सुना दी सर। सिगरेट पीने गए थे तब। ओहो। गांव की गलियां पूछ रही हैं, कहाँ रहे तुम इतने दिन। गांव की गलियां पूछ रही हैं, कहाँ रहे तुम इतने दिन। निम्मो की तो शादी हो गई, हार गई थी दिन गिन के। बहुत देर तक रास्ता देखा, गांव को खुद पे हंसता देखा। इंतजार में हारी हारी खुद से खुद ही गई वो छिन। कहाँ रहे तुम इतने दिन। एक मोड़ से मिला था कल मैं, उसके पास रुका एक पल मैं। पूछा कैसे हो तुम भाई, कैसे इतने साल बिताई। मोड़ बूढ़ा सा हुआ पड़ा था, लेकिन अब भी वहीं खड़ा था। मोड़ बूढ़ा सा हुआ पड़ा था, लेकिन अब भी वहीं खड़ा था। मुझको वो पहचान ना पाया, मैंने अपना नाम बताया। मोड़ खुशी से झूम उठा तब, बोला पढ़ा है तेरे बारे में सब। बोला पढ़ा है तेरे बारे में सब। हो गए हो तुम बड़े आदमी, इंसान हो या फल हो मौसमी। एक साल में एक ही फेरा, गांव में भी तो घर है तेरा। निम्मो ये बोला करती थी, चली गई वो अब लेकिन। निम्मो गांव की सड़क थी कच्ची, जिसको मेरे बिन रोना था। निम्मो गांव की सड़क थी कच्ची, जिसको मेरे बिन रोना था। एक दिन पक्का होना था, अच्छा हुआ कि पक्की हो गई। गांव में चलो तरक्की हो गई, हाँ पर मेरी निम्मो खो गई। कुमार विकल बहुत ही कमाल के हिंदी के कवि रहे हैं, और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मेरा उनके साथ बहुत ही एक नज़दीकी रिश्ता रहा है, बहुत ही नज़दीकी ताल्लुक़ रहा है, और उनसे बहुत कुछ सीखा भी और उनको लगातार पढ़ा भी। उनकी ही एक कविता मैं आपको और सुनाता हूँ। तुम अमृतसर जा रही हो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ दिल्ली चल सकती हो। रास्ते में तुम्हें कुछ कविताएं सुनाऊंगा, जिन्हें तुम अपने दोस्तों को लतीफ़े कहकर सुना सकती हो। रास्ते में तुम्हें कुछ कविताएं सुनाऊंगा, जिन्हें तुम अपने दोस्तों को लतीफ़े कहकर सुना सकती हो। हालांकि तुम जानती हो कि लतीफ़े और कविता में क्या फ़र्क होता है, मगर तुम ये भी जानती हो कि ज़ख्म कैसे दिया जाता है और नमक कहाँ लगाया जाता है। मुझे अमृतसर की नमक मंडी का नमक बेहद पसंद है। मुझे अमृतसर की नमक मंडी का नमक बेहद पसंद है। हालांकि मैं दिल्ली जा रहा हूं और तुम अमृतसर जा रही हो। तुम चाहो तो मेरे साथ दिल्ली चल सकती हो। हम जैसे जो एक्चुअली थोड़े ऐसे ही पूछी छोड़ेगा। हाँ अच्छे छोरे टाइप के जो लेखक होते हैं मैं अक्सर पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि उनकी उम्र ना 13-14 साल से बढ़ती नहीं है। वो इसलिए कि उनको हमेशा थोड़ा सा ऐसा रहता है, अच्छा बड़ों के साथ बैठूं या बच्चों के साथ बैठूं, कहाँ अपनी बात कहूं जहाँ थोड़ा सा मुझे भाव मिल जाए। वो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा मज़ेदार किस्सा। वो हुसैन चला गया और भाई भी, जैसा इन्होंने कहा कि वो चौंक जाता है बात सुन के। बहुत ही ऐसी ही उम्र थी, उससे थोड़ा 2-4 साल ज़्यादा जोड़ लेना उसमें। तो हमने एक, वो आज से थोड़ा पहले की बात कर रहे हैं, जब वो चिट्ठी का दौर होता था तो वो चिट्ठी में हम नए नए कुछ लिखने वाले हुए थे। अब वो शायर जैसा कुछ हुआ था, कुछ ऐसे ही।
तो हम गज़लें लिखते थे और दुनिया भर के जितने गज़ल सरा होते थे उनको पेलते रहते थे, साथ में टिकट लगा लिफाफा। तो हम वो भेजते रहते थे और भेजते रहते नहीं जवाब आता, वापस आ जाती गज़ल, वापस आ जाती। एक दिन अचानक से हमारे लिफाफे में गज़ल की जगह जवाब आ गया और कहा कि जी आपकी गज़ल हम पढ़ेंगे फलां तारीख को वहाँ पे हमारा आपके मेरे शहर के आसपास ही उनका प्रोग्राम था। एक्चुअली मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो राजेंद्र मेहता, नीना मेहता, अगर आपने नाम सुना हो, उनकी बड़ा जबान चल रात का लहराए और सारा आलम सो जाए तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल में आ जाना, बहुत ही मशहूर चीज़ थी। तो वो आए और हम ऐसे ही थोड़ा घबराते हुए, हमें खुशी हुई कि ये बड़ी अच्छी बात है, हमारी गज़ल पढ़ने वाले हैं, ये तो कमाल हो गया, मतलब इस उम्र में। अब मुझे उन्होंने कहा कि हम एक इस होटल में रह रहे हैं, अच्छा खासा बड़ा सा होटल था, वहाँ करेंगे हम अपना, उसके बाद प्रोग्राम है। तो मैं बस पकड़ के पहुँच गया होटल में, रिसेप्शन पे जाके फ़ोन किया तो कि जी मैं इरशाद कामिल हूँ, वो आपने कहा था कि आप आज आने वाले हैं, आप आके मिलिए। ओह अच्छा, हाँ आइए, ये 214 नंबर कमरे में हम रुके हुए हैं। तो मैं चला गया और मैंने दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने दरवाज़ा खोला। अब मुझे नहीं पता था क्या हुआ होगा उनके साथ। पहले उन्होंने कहा ना अभी नहीं सफाई करवानी है यार। मैं थोड़ा सा घबरा गया, वो दरवाज़ा बंद हो गया। वो अंदर रियाज चल रहा था, हारमोनियम खोल के बैठे हुए थे। तो मैंने फिर दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने फिर बोला, तो अब थोड़ा सा वो गुस्से में बोल दिए कि मैंने कहा ना यार अभी बाद में आना। वो कुदरती मैंने थोड़ा सा रियलाइज़ किया कि एक्चुअली जिस तरह का स्टाफ वहाँ पे घूम रहा था, मेरे कपड़ों की रंगत थोड़ी सी वैसी ही थी उस दिन। मैं अपनी तरफ से गया ना तो मैंने बोल ही दिया कि सर जो आप गज़ल गाने वाली हैं मैं उसका शायर हूँ। वो ऐसे ही देखने लगे जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ अभी। तुमने लिखी है? मैंने कहा जी मैंने लिखी है। आ जाओ, मतलब आ जाओ, जिस धज से कोई मक्तल पे गया वाली बात कि ये अंदर गया मैं, बैठ गया। तो कब से लिख रहे हो? मैंने कहा जी मतलब कुछ सूझा नहीं मुझे कब से लिख रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ उनको। 2 साल कहूँ, 12 साल कहूँ, 6 साल कहूँ, ताकि ये इम्प्रेस हो जाएं, ये इनको कुछ। तो मैंने कहा जी बस अभी थोड़े ऐसे ही लिखना शुरू किया। तो उन्होंने गज़ल कहा हम गाएंगे तुम्हारी गज़ल। हमें नहीं पता था, हमें लगा कि मतलब मायूस हो गए मुझे देख के। वो गज़ल का मैं मतलब सुनाता हूँ, एक और छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग। वो मुझे अमजद साहब ने सुनाया था। उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। गज़ल का मतलब ये है कि वो जो बेखौफ मोहब्बत का हुनर देता है, वो जो बेखौफ मोहब्बत का हुनर देता है, हाँ वही शख्स बिछड़ने का भी डर देता है। वो जो बेखौफ मोहब्बत का हुनर देता है, हाँ वही शख्स बिछड़ने का भी डर देता है। मेरे हिस्से के खुदा गम तो मुझे मिलते हैं, मेरे हिस्से की तो सब खुशियां किधर देता है। तो कुदरती अमजद साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया कि ऐसे ही वो, मैं उन दोस्तों के लिए ये बातें कर रहा हूँ जो लिखना शुरू कर रहे हैं और वो घबराने की एक्टिंग सी करते रहते हैं। घबराना नहीं है यार, हम भी लिखते हैं यार, कोई नहीं सुनेगा तो क्यों, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही करके उन्होंने, मैं भी गया। मैंने कहा सर मैं इरशाद, अच्छा तो मैं भी थोड़ा सा घबराया हुआ था। बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं पाकिस्तान के। तो उन्होंने कहा कि यार एक्चुअली ना इस स्टेज से सब लोग गुजरते हैं, मैं भी गुजरा। मैंने कहा अच्छा जी। एक बार कहते मैं, अहमद फराज और एक हमारे यहाँ पे नियाज साहब हुआ करते थे, एक थोड़े बुजुर्ग थे। वो इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ हम जा रहे थे एक मुशायरे के लिए।
जून का महीना था, उन दिनों एसी गाड़ियां अभी आई नहीं थी। ये जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ ना, ये थोड़ी लेट 70s टाइप की बात है, उस टाइम ऐसा नहीं था। मैंने कहा जी। तो हमने पानी की बोतलें भर ली, फिएट गाड़ी थी, उसमें 6-7 पानी की बोतलें रख ली, और जून का महीना, लू चल रही, शीशे नीचे थे और गाड़ी 20 किलोमीटर चलती थी, पानी वानी पी लेते थे। तो नियाज साहब थोड़ा सा ज़्यादा पानी पी रहे थे, थोड़े से बुजुर्ग थे। अब गाड़ी 20 किलोमीटर चले, अब पानी नियाज साहब ज़्यादा पी लें, तो वो बोले ड्राइवर को, ड्राइवर का नाम सागर था, सागर गाड़ी रोक यार। वो गाड़ी रोके, वो खिड़की खोलें, थोड़ी दूर 10-20 कदम जाएं, एक पेड़ के पीछे को जाएं, फिर वापस आ जाएं। तो वो वापस आके गाड़ी में बैठे, चल भाई सागर। तो सागर साहब फिर चल पड़े गाड़ी लेके। अब ऐसे ही फिर 20-25 किलोमीटर गाड़ी चले, गाड़ी को फिर रुकवाएं वो, अरे सागर गाड़ी रोक। सागर ने फिर गाड़ी रोकी, वो फिर 10-20 कदम दाएं बाएं हुए, पेड़ के पीछे गए, फिर वापस आ गए गाड़ी में। अब ये सिलसिला चलता रहा, और वो जो सागर था, जो ड्राइवर, वो थोड़ा सा नियाज साहब से परेशान हो गया। तो अब चलते चलते अब नियाज साहब भी बार बार गाड़ी रुकवाते हुए थोड़ा सा गिल्ट सा फील करने लगे। कभी अमजद साहब कहते मेरी तरफ देखें, कभी अहमद फराज की तरफ देखें। फिर कहते खुद ही उस गिल्ट में उन्होंने सागर से पूछा, अरे सागर यार, ये इस्लामाबाद कितनी का दूर रह गया यार? कहता सागर चिढ़ता हुआ बोला, बस नियाज साहब 2 पेशाब दूर है। एक लफ्ज है जबान से बाहर नहीं आता, एक लफ्ज है जबान से बाहर नहीं आता, दिल दर्द के लगान से बाहर नहीं आता। एक लफ्ज है जबान से बाहर नहीं आता, दिल दर्द के लगान से बाहर नहीं आता। हर वक्त वाह वाहियां चाहा करे कोई, हर वक्त वाह वाहियां चाहा करे कोई, तारीफ की थकान से बाहर नहीं आता। हर वक्त वाह वाहियां चाहा करे कोई, तारीफ की थकान से बाहर नहीं आता। मैं रूह की बातें लिए दहलीज पे खड़ा, मैं रूह की बातें लिए दहलीज पे खड़ा, तू जिस्म के मकान से बाहर नहीं आता। मैं रूह की बातें लिए दहलीज पे खड़ा, तू जिस्म के मकान से बाहर नहीं आता। बेफिक्रियां खरीद के कामिल औलाद की, बेफिक्रियां खरीद के कामिल औलाद की, बेफिक्र मैं दुकान से बाहर नहीं आता।